Welcome to MIT TV. I'm Mayank Jha, student of Bachelor's in Journalism and Mass Communication from MIT University, Patna. Today, we are truly honored to welcome Dr. Ishtiaq Ajmal, who is currently serving as the officer on special duty to the Education Minister of Bihar. Dr. Ajmal has completed his PhD in philosophy and has served across various regions of Bihar such as Patna, Bhojpur and Gaya. He has also worked in Patna for several years, gaining vast administrative experience. Along with his service in the education sector, he has had the rare honor of working as liaison officer to His Holiness the Dalai Lama for 5 years and has hosted several national level programs including those graced by the Prime Minister and the President of India. We warmly welcome you, sir. MIT यूनिवर्सिटी पटना में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन जर्नी कैसा रहा? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया हायर स्टडीज़ और पब्लिक सर्विस के फील्ड में आने के लिए? देखिए, जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हमारा हम रेलवे हाई स्कूल झाझा के पढ़े हुए हैं। जमुई ज़िला का एक छोटा सा ब्लॉक है झाझा, वहाँ पे ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल, वहाँ से हम पास आउट हैं। तो हम लोग जब स्कूल में होते हैं तो हमारा लक्ष्य इतना रहता है कि हम लोग अच्छे मार्क्स से पास कर जाएं। उस टाइम में मार्क्स जो होता है वो हमारा एक एम होता है कि इतना 60%, 70%, 80%, मतलब एक परसेंटेज का एक वो मार्क होता है जिसको हम लोग टच करना चाहते हैं। उस टाइम ये पता नहीं रहता है कि इसके बाद का जो लाइफ होगा, हमारा जो कैरियर होगा, हमारे पास जो चैलेंजेस आएंगे उसमें ये मार्क्स कितना हम उस फील्ड को मीट करने के लिए काफ़ी होगा, ना काफ़ी होगा, ये नहीं पता रहता है। तो मैट्रिक, इंटर ये हम झाझा से किए और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में हमारा MA है और PhD है। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी किए और 2010 में हमारा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ एज बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत। फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसा आपने बताया। सबसे पहले भोजपुर में पोस्टिंग हुई, उसके बाद गया में, उसके बाद पटना में। सर, आपने पटना, गया और भोजपुर जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है। हर जगह आपने चैलेंजेस होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन रीजन्स में काम करते हुए, और इन एक्सपीरियंस ने आपके करियर को कैसे शेप किया, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बताया कि भोजपुर, गया और पटना तीनों थोड़ा टिपिकल तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अलग अलग चैलेंजेस हैं वहाँ पे। भोजपुर की बात करेंगे तो भोजपुर में एक ब्लॉक है सहार, बिहार का सबसे टफ ब्लॉक माना जाता है। जितना जो अभी आप जो न्यूज़ में देखते हैं, जातीय संघर्ष जो रणवीर सेना और माले के बीच में, या जो एक बुर्जुआ वर्ग का स्वर्ण के साथ जो बेसिक जो एक पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग का जो एक संघर्ष है, उसकी भूमि रही है सहार की धरती। वहाँ पे मैं BDO, CO और MO के रूप में वहाँ पदस्थापित था, पोस्टेड था। तो वहाँ का चैलेंजेस अलग है, भोजपुर इनसाइड का चैलेंजेस अलग है। भोजपुर में दोनों सब तरह की चीज़ें वहाँ मिलेंगी आपको। भोजपुर बड़ा उर्वर रहा है, बड़े ख्यातिनाम वहाँ से शायर हुए हैं, वहाँ से कवि हुए हैं, वहाँ से फ्रीडम फाइटर हुए हैं। और दूसरी तरफ वर्ग संघर्ष रहा है, वर्ग संघर्ष की ज़मीन रही है। और जब हम गया को देखते हैं तो गया एक बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का आध्यात्मिक शहर है। तीनों जो मेन रिलीजन हैं इंडिया में, हिंदुइज़म, इस्लाम और बुद्धिज़्म, तीनों के बड़े इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, बड़े इम्पोर्टेंट वहाँ पे कीनोट्स सब हैं वहाँ। तो गया अलग है, गया में काम करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो भोजपुर से अलग होगा। और जब हम लोग पटना की तरफ आते हैं तो पटना थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकलाइज आपको मिलेगा।
यहाँ के जो चैलेंजेस होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होंगे, और जब आप फील्ड में यहाँ पे पोस्टिंग आपकी होगी, जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए या फिर कोई भी लैंड डिस्प्यूट, तो थोड़ा वो कंटेंट वहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है पॉलिटिकल फ्रेम वाला। तो पटना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है, चैलेंजेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन पटना ओवरऑल अगर आपकी पोस्टिंग पटना नहीं हुई है और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो माना गया जाता है कि आप अभी अधूरे एक्सपोजर में हैं, पूरा एक्सपोजर आपको नहीं मिला है विदाउट पटना। सर, कोविड के दौरान आप एम्स पटना में नोडल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। वो समय सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, आपके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? कोविड का तो देखिए, हर एक इंसान पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान कोविड को दो तरह से देखता है। एक कोविड से पहले का संसार और कोविड के बाद का संसार। हर एक आदमी, वो चाहे आपका इमोशनल ये हो, ट्रॉमा का फेज़ हो, या बहुत लोग अपने को खोया है उसमें। तो कोविड के दौरान मैं एम्स पटना का नोडल ऑफिसर था। बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, और इंसानी फितरत को देखने का मौका मिला, जज्बात को देखने का मौका मिला, रिश्ते को देखने का मौका मिला। ऐसा कि पिता अपने पुत्र से, भाई अपने भाई से, पड़ोसी अपने पड़ोसी से, मतलब वो जो एक ठहराव आ गया था लाइफ का, और हर लोग बस मान के चल रहा था कि दुनिया का अंत होने वाला है। और वो जो डर था, कहीं ना कहीं अभी भी आप कभी अकेले में आप सोचेंगे उसको, तो हम लोग सब लोग दहल जाते हैं। कभी न्यूज़ में आ जाता है अगर कि कोविड टाइप का कोई वायरस आ रहा है, तो हम लोग तुरंत एकदम सतर्क हो जाते हैं, तुरंत हमारे अंदर एक दहशत का माहौल बन जाता है। तो वो दौर था, उसको हम लोगों ने बड़े चैलेंज के साथ, बड़े मेंटल स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने उसको हैंडल किया। और एक ख़ास बात और, जब हम लोग कोई बड़े संकट से जूझ रहे होते हैं, तो हम लोग को अपनी ताकत का भी एहसास होता है। हम लोग शुरू में हम लोग को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हम नेचर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कोई चैलेंज आया है, अगर नेचर ने कुछ वैसा चैलेंज दिया है, तो हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम उस फेज़ को काट सकें। यही कोविड के साथ भी हुआ। सर, आपको हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ काम करने का एक अनमोल अवसर भी मिला। आपको उनके साथ काम करते हुए क्या सीखने को मिला, और उनके कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आज भी गाइड कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मेरे दिल के बड़े नज़दीक है ये क्वेश्चन। दलाई लामा के बारे में तो बहुत, आप कुछ उनकी तारीफ़ में कुछ नहीं कह सकते। सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और संसार में कुछ ऐसे पर्सनालिटी हुए हैं जो ईश्वर हम नहीं कहेंगे, लेकिन ईश्वर के समकक्ष हम कह सकते हैं। और बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है उनके साथ। उनके हाथ को अगर आपको कभी टच करने का मौका मिलेगा, तो एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आप फील करेंगे। जो जहाँ पर भी वो बैठेंगे, जहाँ जिस जगह जिस माहौल में वो रहेंगे, वहाँ एकदम पॉजिटिव एनर्जी का आप फ्लो फील करेंगे। उनका जो एक एक शब्द निकलता है, वो इंसानियत से भरा हुआ होता है। मैसेज होता है उसमें कि ये संसार जो है, ये क्षणभंगुर है, और अगर यहाँ कुछ रह जाएगा तो वो रहेगा इंसानियत। उनका हर एक अल्फाज, हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस जो कहते हैं, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये होता है उनके इसमें। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि एमिटी में आकर के आपको कैसा लगा?
अब देखिए, ये तो मेरे लिए आज का जो दिन है, मतलब आज का दिन हमारा बन गया, हम तो यही कहेंगे। आज बात हुई ऋषि साहब से। ऋषि साहब हमारा उनका सानिध्य जो है बहुत ही बढ़िया है। बहुत हम लोग में भाई का रिश्ता है। कम समय हुआ हम लोग आपस में जुड़े हुए, लेकिन जितना भी समय हुआ हम लोग का जो अपना एक मरासिम है बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है। और हम सच कह रहे हैं कि हमको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना वेल मेंटेन्ड, इतना सिस्टमेटिक और इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट होगा। हम MIT के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे। लोग की मुलाकात हुई, हम लोग कुछ मिल करके काम भी किए, और आगे भी हम वादा किए हैं कि इस इंस्टीट्यूट के लिए जो भी इसके हक़ में बेहतर होगा और आप लोग सब के फ्यूचर के लिए, आप लोग के लिए जो भी नेक काम होगा, हम उसमें हमारा 100% उसमें सहयोग रहेगा। और हमारी शुभकामना है, ये एकदम फले फूले, बड़ा नेक काम कर रहे हैं। किसी को एजुकेट कर देना, किसी के लिए एक उसका कैरियर एक्सप्लोर करना, इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। सर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, स्टूडेंट को जो हम देखते हैं तो हम उसको 3 पार्ट में देखते हैं, 3 हिस्से में। और एक्चुअली लाइफ भी हम लोग तीन हिस्से में जीते हैं। पहला हिस्सा वो होता है जब हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने गार्जियंस पे, फादर मदर पे, चाहे वो पैसे का मामला हो या इमोशन का मामला हो। वो हम लोग खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारे ऊपर एक छत सा फील होता है कि हमारा डिसीज़न कोई ले लेगा। कुछ संकट आएगा तो वो उस संकट को भी हर लेगा। तो एक फ़ेज़ तो वो होता है। दूसरा फ़ेज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है और वही एक्सप्लोर करता है तीसरे फ़ेज़ को, जिसको हम 3 हिस्सा कहते हैं। तो पहला हिस्सा ये हुआ कि जब गार्जियंस के साथ हम रह रहे हैं, उनके छत्र छाया में हमारा व्यक्तित्व बन रहा है। दूसरा हिस्सा वो होता है कि जब हम डिसीजन लेने की स्थिति में आ चुके होते हैं। हम पढ़ाई को ऐसे जगह पर ले आए कि अब हमको कैरियर चुनना है, हमको अब अपना भला बुरा, हमको अब डिसीज़न लेना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। या इसी में हम शामिल करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी। अपने जो एकेडमिक था वो आप तो कर लिए, किन्हीं के गाइडेंस पे, किन्हीं के छत्र छाया में आपने एकेडमिक पूरा किया, लेकिन जो आप कैरियर ओरिएंटेड जो आप कोर्स करना चाहते हैं या जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें जो आप अपना पूरा 100% जो लगाते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उसके पीछे 2-3 चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा जब आप पढ़ाई करिए या आप तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये कि आपको अपने माँ बाप का चेहरा हमेशा याद रहना चाहिए, हमेशा 24 घंटे के। एक पार्ट ये रहेगा जब आप फेल कर जाएंगे। कुछ लोग फेल करते हैं अपनी गलती से। उसमें ना ईश्वर का कोई दोष होता है, न किस्मत का कोई दोष होता है। आप अपनी गलती से फेल करते हैं। तो फेल करने के बाद आपको चेहरा याद रहना चाहिए अपने माँ बाप का कि उन पर क्या बीतेगा। वो आप तो अपना कुछ घंटा लगा रहे हैं, कुछ आवर्स दे रहे हैं अपना पढ़ाई में, वो अपना पूरा लाइफ दे देते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप उनके लिए एक लक्ष्य हो जाते हैं, आपको सफल करना। और दूसरा वो चेहरा होता है जब आप सफल हो करके आप कहीं कुछ अच्छा बन करके और उनको जब आप प्राउड फील कराइएगा, उस समय का जो उनका चेहरा होता है वो अलग होता है। ये 2 फेज़ हुआ। तीसरा फेज़ होता है जब आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपने प्राप्त कर लिया, फाइनल एग्ज़ाम यहाँ शुरू होता है। वो एग्ज़ाम शुरू होता है आपके व्यक्तित्व का, आपके पर्सनालिटी का। आप अब यहाँ पर सोसाइटी को वापस करने की स्थिति में आ गए। अभी तक आप सोसाइटी से ले रहे थे, अब आप देने की स्थिति में आए। अब आप वो घमंड के शक्ल में उनको दीजिए, गुरूर के शक्ल में दीजिए, या आप एरोगेंस के रूप में दीजिए, ये आपके ऊपर है।
या आप इतने ग्राउंडेड हो जाइए कि जो आपसे मिले आपका होके रह जाए। हाँ, आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। कह रहे हम आज उनसे मिले, क्या बढ़िया आदमी है, अच्छे पोस्ट पर है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे पानी सर्व किया, वो बैठ करके मेरे प्रॉब्लम को सुने। हाँ, तो ये जो पार्ट होता है आपके पर्सनालिटी का, जहाँ पे आप सोसाइटी को वापस करते हैं। अब देखिए, आप अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा इंसान नहीं बन पाते, लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे भी हैं लोग, जिनसे जो लोग मिला, जो उनके बारे में जानते हैं हम लोग, जो इंटरव्यू देखे हैं, जो उनका डे टू डे का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका बात करने का सलीका है, तो आप सोचिए कि इतना बड़ा पर्सनालिटी जो मतलब अब महान से भी ऊपर है, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता, वो एक्सट्रीम है। और वहाँ पे इतना ग्राउंडेड, इतना अच्छा इंसान, ये उसके थर्ड फेज़ का ये मानता है। यानी जो उसने जो अपनी काबिलियत से कमाया, अब जो वो कमा रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके हमको सचिन पहचानते भी नहीं है, हम तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं कि ये वो कमाए हैं अपने अच्छे एक्ट से। तो ये 3 हिस्सा लाइफ का है आप लोग का, हमारा एकदम शुभकामना है। और अगर थोड़ा भी आपको मेरे बात पर भरोसा है, हमने बहुत संघर्ष किया, उसमें बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा, बहुत लंबा संघर्ष, और बहुत सारे फील्ड का, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बहुत सारे फील्ड का। और इतने संघर्ष और इतने एक्सपीरियंस के बाद हम उसमें से निचोड़ करके 3 बात आप लोग को बताएं। पहला बात बताएं, जब आप अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उनके गाइडेंस पे चलते हैं, एक फेज़ वो हुआ। दूसरा फेज़ ये, जब आप डिसीजन लेने की स्थिति में आते हैं, आपको तैयारी करनी है, आपको मेहनत करना है, आपको सफल होना है। तीसरा फेज़ ये है, जब आप सफल हो गए, अब आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, अब वहाँ से सोसाइटी का जो आपके ऊपर ऋण है, आप उसको कैसे चुकाते हैं। ये 3 पार्ट है। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and experiences with us. It has been truly an honor to have you here on Amity TV. For more such interviews and updates, keep watching Amity TV. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।